फिल्म अजहर की कहानी शुरू होती है और हम देखते हैं मनोज नाम के एक क्रिकेटर को। ये किसी के खिलाफ एक वीडियो रिकॉर्ड करने से पहले कहता है लोगों को पता चलना चाहिए कि इंडिया में क्रिकेट के नाम पे और क्या क्या होता है। कहानी आ जाती है 2000 वाले इंडिया और साउथ अफ्रीका के मैच में। और दोस्तों ये है मोहम्मद अजहरुद्दीन और मनोज वो वीडियो इसी के खिलाफ रिकॉर्ड करता है। ये कभी इंडियन क्रिकेट टीम का कैप्टन था और इसकी 2 शादियां हुई हैं। अजहर अपनी एक सेंचुरी मारता है और स्टेडियम में बैठे सब लोग उसके लिए खुशी मनाने लगते हैं। वो एक फंक्शन में जाता है और वहाँ पर उसके बहुत सारे फैंस और मीडिया वाले आए होते हैं। एक आदमी उसे सैल्यूट मारता है, लड़कियाँ उससे ऑटोग्राफ ले रही होती हैं। उस वक्त अजहर ने एक महंगी घड़ी पहनी होती है और उस घड़ी के बारे में वो अपने साथियों को बताता है कि ये किसी फैन ने दी है। अजहर के महंगे महंगे शौक होते हैं, लोग उसकी इज्जत करते होते हैं, मतलब कि अजहर की जिंदगी पूरी तरह से मजेदार चल रही होती है। और अभी अजहर के 100 टेस्ट मैच पूरे होने में सिर्फ एक टेस्ट मैच रहता होता है। लेकिन फिर क्रिकेट एसोसिएशन का चेयरमैन उसे बुलाकर बताता है कि तुम पर मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगा है। चेयरमैन उसे सलाह देते हैं कि तुम एक बड़ा वकील कर लो। साउथ अफ्रीका का कैप्टन हैंसी ये बयान देता है कि अजहर ने उसे MK शर्मा नाम के बुकी से मिलवाया। अजहर के साथी अब अजहर के खिलाफ बोलने लगते हैं और न्यूज वाले भी अजहर का नाम बदनाम करने लगते हैं। अजहर पर 3 मैचेस फिक्स करने का इल्जाम लगता है। पहला 1996 में इंडिया और साउथ अफ्रीका का जुबली कप वाला मैच, दूसरा 1998 में इंडिया और श्रीलंका का मैच और तीसरा 1999 में इंडिया और पाकिस्तान का मैच। और अजहर के केस में बुकी होता है MK शर्मा, जिसको पुलिस अरेस्ट यानी के गिरफ्तार कर लेती है। और CBI वाले अब अजहर के घर पे रेड मारते हैं। जो लोग कभी अजहर के लिए प्यार दिखाते थे अब वो उसके खिलाफ नफरत दिखा रहे होते हैं। और इस एक इल्जाम की वजह से अजहर के लिए सब कुछ बदल जाता है। क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से अजहर पर लाइफ बैन लग जाता है, मतलब कि अब अजहर सारी जिंदगी इंडिया के लिए क्रिकेट नहीं खेल पाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। कहानी अब 1 साल आगे आ जाती है। अजहर एक जगह पे जाता है और वहाँ का एक आदमी उसे सैल्यूट मारता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये अजहर है तब वो वहाँ से चला जाता है। लोग अब अजहर को अलग ही नजरों से देखने लगे थे। वो अपने एक पुराने दोस्त से मिलता है जो वकील होता है। अजहर चाहता होता है कि रेड्डी उसका केस लड़े, लेकिन रेड्डी कहता है केस में हाथ डालूंगा तो मेरे ऊपर भी उंगली उठेगी, मुझे नहीं लड़ना है तेरा केस। वहीं पर रेड्डी को पता चलता है कि एक बहुत बड़े वकील ने अजहर से उसका केस लड़ने के लिए बोला, लेकिन अजहर ने मना कर दिया। वो अजहर के पास जाकर इस बारे में बात करता है और वो कहता है हार भी जाऊं ना कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे लोगों का दिल जीतना है, वापस अपना देश चाहिए वापस, क्योंकि जैसे अब लोग मुझे देखते हैं मुझसे देखा नहीं जाता। रेड्डी अब अजहर का केस लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और उससे कहता है शुरू से बता। कहानी अब आ जाती है साल 1963 हैदराबाद में, जब अजहर पैदा होता है और उसके नाना बू उसका नाम अजहर रखते हैं। उसके नाना जी उसके पापा से उसके बारे में कहते हैं कि 100 टेस्ट खेलेगा। एक दिन वो गली में क्रिकेट खेल रहा होता है कि बच्चे उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। तब उसके नाना बू उसे बताते हैं कि तू मुंह से बोलेगा तो कुछ ही लोग सुनेंगे, बल्ला बोलेगा तो सारी दुनिया को सुनना पड़ेगा। उस दिन अजहर ने बैट से बोलने वाली भाषा सीख ली और उस दिन ये खेल अजहर के खून में उतर गया। अजहर अब बड़ा हो जाता है और जब उसके क्रिकेट के लिए सिलेक्शन का टाइम आया तब उसके नाना जी बीमार होते हैं। अजहर जाना नहीं चाहता था, लेकिन उसके नाना बू उसे मना लेते हैं और वो उसे बैट भी देते हैं। अब अजहर अपने साथियों के साथ होता है कि उसे टेलीग्राम से पता चलता है कि उसके नाना अबू मर चुके हैं। अभी बम्बई 1983 में इंडियन टीम के लिए सिलेक्शंस हो रहे होते हैं और इसी के बाद अजहर को पिच पे आके खेलना होता है। उसका साथी रवि सिलेक्शन कमेटी वालों को जाकर उसके नाना जी के बारे में बताता है और सही ना खेलने पर दूसरे खिलाड़ी अजहर का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन तभी अजहर को अपने नाना जी की बल्ले से बोलने वाली बताई हुई बात याद आती है और इसके बाद अजहर ऐसी क्रिकेट खेलता है कि सिलेक्शन कमेटी वाले इम्प्रेस होकर उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। वो अपने पहले ही 3 टेस्ट मैचेस में लगातार 3 सेंचुरीज मार देता है और पूरे हिंदुस्तान में लोग उसे चाहने लगते हैं। कहानी मौजूदा वक्त में वापस आ जाती है और लोग अजहर की तस्वीरें जला रहे होते हैं। उनको अब पता चलता है कि इस केस में अजहर के खिलाफ कौन है। दोस्तों ये है मीरा वर्मा। ये कभी अजहर की बहुत बड़ी फैन हुआ करती थी, लेकिन अब ये अजहर को मुजरिम साबित करना चाहती होती है। ये जाती है अजहर की पहली बीवी नौरीन के पास। अजहर की इससे अरेंज मैरिज हुई थी। ये एक नेक और परहेजगार लड़की होती है और इन दोनों में प्यार शादी के बाद
बर्बाद हुआ था, लेकिन बाद में अजहर ने दूसरी शादी करने के लिए इसे छोड़ दिया। मीरा उसे अजहर के खिलाफ अपना गवाह बनाना चाहती होती है, लेकिन नौरीन इसके लिए नहीं मानती। उसके जाने के बाद नौरीन अजहर को कॉल करती है और अजहर की आवाज सुनकर बिना कुछ कहे फोन रख देती है और अजहर को भी ये पता चल जाता है कि ये नौरीन है। वो अपनी दोनों बीवियों को कोर्ट के कटघरे में नहीं बुलाने वाला था और अजहर को इस बारे में भी पक्का यकीन नहीं था कि कोई उसकी मदद के लिए कोर्ट में आएगा या नहीं। अजहर को सिर्फ एक आदमी से उम्मीद होती है कि शायद वो कुछ कर सकता है और वो होते हैं कपिल देव। वो जब उनसे पहली दफा मिलने गया था तब वो बहुत घबराया हुआ था और उसकी बीवी ने उसे हौसला दिया था। दोस्तों, अजहर को 1991 बम्बई में इंडियन टीम का कैप्टन बनाया गया था, लेकिन क्योंकि टीम में अजहर से भी ज्यादा सीनियर प्लेयर्स थे, वो उसकी बात नहीं सुन रहे थे और एक तो उससे लड़ने लग पड़ा था। लेकिन फिर कपिल पाजी ने वहाँ पर आकर हालात को संभाला। वो अजहर से कहते हैं तू 11 लोगों का कप्तान नहीं है, तू 100 करोड़ हिंदुस्तानियों का कप्तान है। ये तूने तय करना है कि मैच जीतने के बाद 100 करोड़ हिंदुस्तानी खुशी खुशी सोएंगे या मैच हारने के बाद रोते हुए। उस वक्त इंडिया का पाकिस्तान से मैच होता है और अब अजहर इतनी कमाल की कप्तानी करता है कि इंडिया मैच जीत जाता है। दोस्तों, कपिल पाजी ने अजहर से ये भी कहा था कि अगर लाइफ में कभी भी अकेला हो ना, मुझे बोलना, तेरे साथ खड़ा रहूंगा। लेकिन अब जब अजहर उन्हें मिलने जाता है तो वो उससे मिलते ही नहीं। मीरा अपनी एक दोस्त से उस बुकी एमके शर्मा का पता करवाती है। एमके शर्मा अब यूके में नाम बदल के रह रहा होता है। इसको इंडिया में पुलिस ने मैच फिक्सिंग केस में बहुत मारा था। मीरा इसे बहुत मुश्किल से अजहर के बारे में बताने के लिए मनाती है। एमके ने पहले एक ऐसे आदमी से दोस्ती की थी जो उसे इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम तक पहुंचाए। उसे एक ऐसे खिलाड़ी की तलाश थी जिसे खरीदा जा सके। अब क्योंकि अजहर के महंगे महंगे शौक होते हैं, उसे इस काम के लिए अजहर ही सही लगता है। वो मीरा को बताता है कि 1 करोड़ गिन के दिए थे मैंने, और ये भी कि ये अजहर किसी का सगा नहीं है। कहानी अब आ जाती है हैदराबाद 2003 में। अदालत के बाहर न्यूज वाले अजहर से तरह तरह के सवाल पूछ रहे होते हैं, लेकिन अजहर उनसे कहता है जैसे आप लोग सब सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। और अब शुरू होती है अजहर के केस की पहली तारीख। रेड्डी अपनी अपील में एसोसिएशन की तरफ से अजहर पर लगे बैन को हटाने के लिए कहता है और मीरा के मुताबिक अजहर मैच फिक्स करने का मुजरिम है। मीरा अजहर को विटनेस बॉक्स यानी कि कटघरे में बुलाती है और वो सच बोलने की कसम खाता है। मीरा अजहर पे जुबली कप के 2 मैचेस में कम रन्स बनाने का इल्जाम लगाती है, जिसे रेड्डी गलत साबित करते हुए जुबली कप के उस मैच के बारे में बताता है जिनमें अजहर ने 94 रन्स बनाए थे। दोस्तों, एमके शर्मा अजहर से एक फैन के तौर पे मिला था। उसने अजहर से 5 मिनट मांगे, लेकिन अजहर ने नहीं दिए क्योंकि वो उस वक्त मसरूफ था। और अब जब मीरा उससे एमके शर्मा के बारे में पूछती है तो पहले तो वो उसे जानने से इनकार कर देता है और फिर अपनी और उसकी उस मुलाकात के बारे में बता देता है। अदालत का माहौल गर्म हो जाता है और फिर अगली तारीख दे दी जाती है। अब कहानी आ जाती है इंडियन क्रिकेट टीम के ड्रेसिंग रूम में, जहां अजहर और एमके शर्मा होते हैं। वो अजहर को मैच में कुछ नहीं करने के लिए 1 करोड़ की ऑफर देता है और अजहर वो ऑफर ले लेता है और उससे हाथ भी मिलाता है। और इसके बाद होता है 1998 का इंडिया और श्रीलंका का मैच और अब इस कहानी का इंटरवल होता है। कहानी 2011 में आ जाती है और अजहर के केस को अब 8 साल गुजर चुके होते हैं। दोस्तों, ये वही मनोज शिंदे है जो इस कहानी के शुरू में अजहर के खिलाफ एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था। 1996 के इंडिया और वेस्ट इंडीज के एक मैच में इसने खुदगर्जी से खेलते हुए अपनी सेंचुरी बनाई और मैच हरवा दिया। उसके मुताबिक उसे अंदर से ये हुक्म आया था, इसलिए उसे कुछ गड़बड़ लगती है, जबकि अजहर को इस हुक्म के बारे में कुछ नहीं पता था और इस चीज का सारा इल्जाम अजहर और कोच पर आया। अगले कलकत्ता वाले मैच में उसे टीम से निकाल दिया गया और इंडिया ये मैच जीत गया। और इस मैच के बाद सारे टीम वाले मिलकर मनोज का मजाक उड़ाने लगे थे। मौजूदा वक्त में मनोज चाहता होता है कि अजहर को सजा मिले और इस चीज से उसका नाम बने कि इसने सच का खुलासा किया है। इसके मुताबिक इसे सेंचुरी बनाने का अंदर से हुक्म आया, टीम से निकाला गया और टीम वालों ने मजाक उड़ाया। शायद इसलिए ये अजहर के खिलाफ होता है। रेड्डी अजहर को मजबूर करता है उसकी दूसरी बीवी के बारे में बात करने के लिए। अजहर अब उसके बारे में बात करने लगता है और कहानी आ जाती है लंदन 1996 में। दोस्तों, ये है बॉलीवुड की हीरोइन संगीता बिजलानी। अजहर के साथी से हुई नासमझी की वजह से अजहर की इससे पहली मुलाकात के बाद ये एक दूसरे से नफरत करने लगते हैं, लेकिन फिर इन दोनों को एक दूसरे के साथ एक एड शूट करना पड़ता है। एड की शूटिंग के बाद मीडिया वाले संगीता से उसकी जिंदगी के बारे में ऐसे सवाल पूछते हैं कि जिस पर वो रोने लगती है। ये देखकर अजहर उसे तरीके से मीडिया वालों से दूर ले जाता है। संगीता उसके सामने रोने लगती है और अजहर उसे
उसे संभालता है। अजहर अपने घर वापस अपनी बीवी नौरीन के पास आ जाता है, लेकिन अब उसे बेचैनी होने लगी थी। वो अपनी बीवी के साथ सिनेमा में पिक्चर देखने जाता है कि उसके सामने संगीता का गाना शुरू हो जाता है। एक दिन वो घर में टीवी देख रहा होता है कि फिर से उसके सामने संगीता का ओए ओए वाला गाना आ जाता है। दोस्तों, संगीता अजहर के दिलो दिमाग पर छा चुकी होती है और अजहर उसको बहुत सारे फूल भी बेचता है। कहानी आ जाती है लंदन में। अजहर वहाँ एक फंक्शन में आया होता है जहाँ पर संगीता भी आई होती है। अजहर संगीता से मिलके उसे अपने दिल का हाल बता देता है, जिस पर संगीता उसे पहले तो अपने आप से दूर करती है, लेकिन फिर वो दरवाजा खोल देती है। दोस्तों, उस एक लम्हे से ये सब शुरू हुआ और अब ये दोनों एक दूसरे के प्यार में होते हैं और अब वो दोनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते हैं। ये वो वक्त होता है जब एमके पहली बार अजहर से मिला था और फिर जब अजहर संगीता के पास जाता है तो वो उसे घर वापस जाने का कहती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि शादीशुदा आदमी से अफेयर की वजह से इन दोनों का नाम खराब हो। ये दोनों वाकई में एक दूसरे के प्यार में होते हैं, लेकिन इनके जैसे प्यार को इज्जत नहीं मिलती होती। अजहर की बीवी नौरीन अजहर पे बिल्कुल भी शक नहीं करती थी। वो उसे अपने और संगीता के बारे में बताना चाहता होता है, लेकिन उसे मौका ही नहीं मिलता। अब अजहर अपनी एक सेंचुरी बनाने के साथ साथ एक मैच जीतता है और वहाँ वो अपने अवार्ड को सरेआम संगीता को डेडिकेट कर देता है और इस तरह वो अपनी बीवी के साथ साथ सबको अपने और संगीता के बारे में बता देता है। संगीता खुश होती है, जबकि नौरीन पहले खुश होती है और इसके बाद उदास। और अजहर के घर आने पर अब उन दोनों में बहस होती है। नौरीन ये जान जाती है कि अब अजहर संगीता से प्यार करता है, इसलिए वो उसे जाने देती है। अजहर ने उसे छोड़ तो दिया, लेकिन उसे इस बात का दुख रहता है। अब आती है अजहर के केस की तारीख और मीरा जी वहाँ अपना ये पॉइंट रखती हैं कि 8 सालों में अजहर की ना तो बीवियां, ना फैमिली, ना कोई दोस्त यहाँ आया। और मीरा जी के मुताबिक कहीं ना कहीं सबको यकीन है कि अजहर ने ऐसा किया है और कहती हैं कि इनको जेल होनी चाहिए। रेड्डी कुछ नहीं कह पाता और वो जज से तारीख मांग लेता है। दोस्तों, अजहर का केस होता है मैच फिक्सिंग का, इसलिए अजहर की मदद करने के लिए अगर कोई इस मामले में आता तो इल्जाम उस पर भी लगते, इसलिए अजहर के मदद मांगने पर भी सब पीछे हो रहे होते हैं। अजहर को एक जिम के इफ्तिताह यानी के उद्घाटन पे जाने का ऑफर आता है और रेड्डी उससे ये करने के लिए कहता है ताकि इससे शायद कुछ अच्छा हो जाए। अब अजहर वहाँ जाता है और वहाँ पर पहले की ही तरह बहुत सारे मीडिया वाले और लोग आए होते हैं। वो जिम वाला अजहर से अच्छे तरीके से बात नहीं करता, उसे ना चाहते हुए जिम की जैकेट पहननी पड़ती है और फिर वो रिबन काटता है। वो अजहर से जिम के अंदर अपनी बल्लेबाजी दिखाने का कहता है और उससे ऐसे बात करता है जैसे उसने अजहर को खरीद लिया हो, जिस पर अजहर को गुस्सा आ जाता है और वो ये कह के वहाँ से चला जाता है कि करतब नहीं दिखा सकता मैं। अब अजहर की जिंदगी में वो वक्त आ गया था कि अब उसे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो खुश होता है। दूसरी तरफ रेड्डी केस की आखिरी तारीख के लिए पूरी तैयारी कर लेता है। अब केस की अगली तारीख आती है और जानते हो रेड्डी क्या करता है? वो मीरा को कटघरे में बुलाने के लिए कहता है और जज को वो इसके लिए मना लेता है। मीरा जी अब सच बोलने की कसम खाती हैं। रेड्डी अब 3 पॉइंट रखता है। पहला कि जिन लोगों ने अजहर पर इल्जाम लगाए थे, जब उनको मैच फिक्सिंग की इन्वेस्टिगेशन करने वाली चंद्राचूर कमेटी के आगे सच बोलने की कसम खा के सच बोलना था, तब कोई सामने नहीं आया, तो इन इल्जामों को सच नहीं माना जा सकता, सब सुनी सुनाई बातें हैं। दूसरा पॉइंट, क्रिकेट एसोसिएशन ने अजहर पे बैन लगाया और कार्रवाई क्रिकेट एसोसिएशन के हेड यानी के सरबराह ने की और उनको तनख्वाह एसोसिएशन से ही मिलती है, तो इस कार्रवाई को भी सच नहीं माना जा सकता। मतलब कि कोई भला उसको क्यों गलत साबित करेगा जिससे उसे तनख्वाह मिलती हो। और तीसरा पॉइंट कि ये इंक्वायरी एक साजिश है, पूरी तरह से गैर कानूनी। और इन तीनों पॉइंट्स को मीरा जी के साथ साथ कोर्ट में बैठे सभी लोग मानते हैं। अब वो अजहर के लिए अदालत से इंसाफ की रिक्वेस्ट करता है और इसके बाद अजहर की दोनों बीवियां और दोनों बेटे वहां आते हैं और ये देख के अजहर को खुशी होती है। अब दोपहर के खाने की ब्रेक होती है और कुछ देर बाद संगीता अजहर को अदालत की कैंटीन में लेकर आती है, क्योंकि कपिल देव टीवी पर आए होते हैं। वो अजहर की सरेआम तारीफ करते हैं और कहते हैं कि हम सब लोगों से गलती हो गई, उस वक्त साथ नहीं दिया जबकि उसको हमारी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और ये देख के अजहर मुस्कुराता है। अब आता है इस केस के फैसले का वक्त। अजहर केस जीत जाता है और अदालत क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से अजहर पर लगे हुए लाइफ बैन को हटा देती है। इस पर अजहर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। उसकी वो बीवियां भी खुश होती हैं जिनसे वो अलग हो चुका हुआ था। अदालत में बैठे लोग अजहर के लिए तालियां बजाने लगते हैं। वो अपने बेटों और बीवियों को गले लगाता है और ये केस जीत कर वो अदालत से बाहर आता है। मीरा को केस हारने का दुख तो होता है, लेकिन बाहर आने पर उसे अजहर का एक पेपर मिलता है जिसपे उसका ऑटोग्राफ होता
है और लिखा होता है मेरे सबसे बड़े फैन के लिए, और इस पे वो मुस्कुरा देती है। दोस्तों अजहर ने अपने नाना जी के कहने पर कम से कम 100 टेस्ट मैच खेलने थे, लेकिन उसने सिर्फ 99 यानी कि 99 टेस्ट मैच खेले थे। वो बाहर आए हुए मीडिया वालों से कहता है ये कोर्ट केस किसी टेस्ट मैच से कम तो नहीं था, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा टेस्ट मैच था। दोस्तों 1998 का इंडिया और श्रीलंका का जो मैच हुआ था उसमें अजहर ने MK शर्मा से 1 करोड़ रुपए लिए हुए थे। उस मैच में अजहर की कप्तानी को देखकर उन्हें यकीन हो जाता है कि इंडिया हारेगा और वो इंडिया की हार पर बहुत सारा पैसा लगवा देता है। इंडिया की बैटिंग आने पर 2 विकेट्स उड़ने के बाद अजहर बैटिंग के लिए आता है और अजहर आउट होते होते बचता है, जिसके बाद वो बल्ला मिंगवाता है जो उसे उसके नाना जी ने दिया था, और फिर वो ऐसा गेम खेलता है कि इंडिया मैच जीत जाता है और इस पर सारे हिंदुस्तानी खुश हो जाते हैं। दोस्तों MK शर्मा किसी के लिए काम करता होता है और अब वो मुसीबत में होता है। अजहर अब उसे कॉल करता है और पता चलता है कि उसने उससे पैसे इसलिए लिए ताकि वो किसी और के पास न चला जाए। अजहर उससे कहता है कि तेरे पैसे मैंने वापस भिजवा दिए हैं। दोस्तों उस मैच में अजहर आउट होते होते बचा था और फिल्म के आखिर में हम अजहर को कहते हुए सुनते हैं कि कभी कभी सोचता हूँ अगर मैं आउट हो गया होता तो क्या होता, और इस तरह इस मूवी का एंड होता है। दोस्तों अब क्योंकि अजहर की वजह से MK शर्मा के मालिक का नुकसान हुआ, शायद उसने ही अजहर पे मैच फिक्सिंग का इल्जाम लगवाया। ये तो अजहर की हिम्मत थी जो उसने केस करके अपने आप को सही साबित किया। और दोस्तों ये है वो मोहम्मद अजहरुद्दीन और ये फिल्म इसकी असली जिंदगी पर बनी हुई है। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाना ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आए तो आपको उसके बारे में पता चल जाए। और अगर आपने इसी तरह की और वीडियोस देखनी है तो ऊपर आई बटन में, नीचे डिस्क्रिप्शन में और हमारे चैनल पर आपको इसी तरह की और वीडियोस मिल जाएंगी।